हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और भूगोल के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में मैंने आप लोगों को अभी तक 7 क्लासेस की प्रैक्टिस करवा दी है और इन 7 क्लासेस में हम लोगों ने 200 से ऊपर प्रश्नों का प्रैक्टिस बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ कर लिया है। आज की क्लास में हम लोगों को देखिए आपकी भूगोल की 8वीं क्लास के बारे में प्रैक्टिस करना है और इस क्लास में हम लोगों को देखना है कि अपने देश में किस प्रकार से यातायात के या व्यापार परिवहन के संसाधनों का विकास किया गया है। और फिर कुछ क्वेश्चन जो हैं हमको जनसंख्या से संबंधित इस क्लास में प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखिए प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हुए चलते चलेंगे और इसमें मैं आप लोगों को भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल और भौतिक भूगोल से संबंधित हर टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में उन सबको धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जाए पहले की तरह ही बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, शुरू किया जाए। ये देखिए 31वां आपको दिख रहा है। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि 60 प्रश्न तैयार किए जाते हैं और इन 60 प्रश्नों को 2 बार में कराया जाता है। 30-30 प्रश्न एक एक क्लास में देखिए एक साथ कराने का इसलिए उद्देश्य नहीं है कि क्लासेस लंबी हो जाएंगी। तो बहुत से स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्लासेस जो है लंबी हो जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग का 30-30 प्रश्न ही कराया जाए। तो उसी कड़ी में देखिए ये आपका 31वां प्रश्न है, यानी आज की क्लास का पहला है। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है, यानी भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए NH44, दूसरा दिया NH8, तीसरा दिया NH7 और चौथा दिया NH4। तो भारत का देखिए सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है NH44 है, जो लगभग देखिए 4112 किलोमीटर लंबा है और ये कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, यानी यह उत्तर दक्षिण गलियारे का हिस्सा है और पहले के 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर यह बना है। यानी पहले के जो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनको इससे मिला दिया गया है, इसके वजह से यह इतना लंबा हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में महासागरीय माल ढुलाई के लिए सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया देखिए कोलकाता, दूसरा दिया नोआवा सेवा JNPT, तीसरा दिया है पारादीप, चौथा दिया है मंगलोर। तो देखिए भारत में महासागरीय माल ढुलाई के लिए सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है वो मंगलोर नहीं है, पारादीप नहीं है, कोलकाता नहीं है, बल्कि नोआवा सेवा इसका पहले नाम था। अभी इसका नाम क्या कर दिया गया? JNPT, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। अगला देखिए इसका आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा? JNPT यानी नोआवा सेवा जो है मुंबई के पास भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है और अंतरराष्ट्रीय पोर्ट आवाजाही में यह प्रमुख है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रेल नेटवर्क की ब्रॉड गेज की भारत में बढ़ती प्राथमिकता का प्रमुख कारण क्या है? यानी भारत में जो रेल नेटवर्क का ब्रॉड गेज है उसको क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन देखिए सामान्यतः कम भार वाहन क्षमता के लिए, नहीं। दूसरा दिया है ऊंची गति, बड़ा भार वहन और स्थिरता के लिए, तीसरा दिया है कम निर्माण लागत के लिए और चौथा दिया है कम ट्रैफिक क्षमता के लिए। तो इसके देखिए निर्माण का जो कारण है प्रमुख वो कम ट्रैफिक क्षमता नहीं है, कम निर्माण लागत नहीं है, सामान्यतः कम भार वहन क्षमता नहीं, बल्कि ऊंची गति, बड़ा भार वहन और स्थिरता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि ब्रॉड गेज जो है अधिक आयतन और वजन वहन करने में सक्षम है और उच्च गति और बेहतर स्थिरता प्रदान करता है, इसलिए इसको व्यापक पुनर्परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मालगाड़ियों की दक्षता बढ़ाने के लिए भारत में किस परियोजना का प्रस्ताव है? यानी मालगाड़ियों की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए भारत में कौन सी परियोजना प्रस्तावित है और इस परियोजना पर देखिए काफी हद तक काम भी किया जा चुका है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए समर्पित माल ढुलाई गलियारा, दूसरा दिया शहरी मेट्रो परियोजनाएं, तीसरा दिया है ग्रामीण सड़क उन्नयन और चौथा दिया है तटीय सफाई परियोजनाएं। तो मालगाड़ियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए देखिए जो परियोजना का प्रस्ताव है वो तटीय सफाई परियोजना नहीं है, ग्रामीण सड़क उन्नयन परियोजना है, शहरी मेट्रो पर बल्कि
समर्पित माल ढुलाई गलियारा, जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शॉर्टकट में DFC भी कहा जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि DFCs का मकसद जो है दुर्घटनाओं में कमी, गति और भार को बढ़ाना और पैसेंजर ट्रेनों के साथ साथ टकराव को घटाना है। इससे माल वहन अधिक कुशल होता है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि अब मालगाड़ियों के लिए देखिए अलग से ट्रैक बना दिए गए हैं बहुत सी जगहों पर, और उस ट्रैक पर केवल मालगाड़ियां ही चलती हैं। इससे क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन के साथ उनका भिड़ंत नहीं होता है, बहुत सारा जो समय का बर्बादी है वो नहीं होता है। तो इस तरीके से इनको अब पूरे भारत में विकसित करने का योजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया, हवाई मार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए देश का सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा कौन सा, यानी अब पूछा जा रहा है कि अपने देश का सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा दिया कोलकाता। तो देखिए सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है अपने देश का कोलकाता नहीं है, बेंगलुरु नहीं है, मुंबई नहीं, बल्कि कौन सा है, दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है देश का प्रमुख हवाई नोड है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री भार में यह शीर्ष पर रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की शुरुआत का उद्देश्य क्या था, यानी भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की शुरुआत क्यों की गई। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है नदी पार के लिए पर्यटन बढ़ाना, दूसरा दिया है लागत कुशल माल परिवहन और घरेलू जलमार्ग विकास, तीसरा दिया है जल आपूर्ति का निजीकरण, और चौथा दिया है मछली पालन प्रोत्साहन। तो भारत में देखिए राष्ट्रीय जलीय मार्ग की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य देखिए मछली पालन प्रोत्साहन नहीं है, जल आपूर्ति का निजीकरण नहीं है, नदी पार के लिए पर्यटन बढ़ाना नहीं है, बल्कि क्या है, लागत कुशल माल परिवहन और घरेलू जलमार्ग का विकास है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रीय जलमार्गों का उद्देश्य सस्ते और पर्यावरण फ्रेंडली तरीके से माल और यात्रियों का ढुलाई तथा जल मार्गों का व्यवस्थित विकास करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, हाईवे नेटवर्क के नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यानी हाईवे जो नेटवर्क है इसका नियोजन करने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए सिर्फ राष्ट्रीय सीमाएं, दूसरा दिया जनसंख्या घनत्व, आर्थिक केंद्रों का कनेक्शन और यातायात मांग, और तीसरा दिया है केवल पर्यटन स्थलों को जोड़ना, और चौथा दिया है मौसम मात्र। तो इसके देखिए नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण कारक मौसम मात्र नहीं है, केवल पर्यटन स्थलों का जोड़ना नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय सीमाएं नहीं, बल्कि क्या है, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक केंद्रों का कनेक्शन और यातायात मांग। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि हाईवे योजना में मांग आधारित दृष्टिकोण, जनसंख्या वितरण और आर्थिक केंद्रों को जोड़ना प्राथमिकता होती है ताकि आर्थिक गतिशीलता सुचारू रूप से बनी रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी भारत में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं इसका क्या महत्व है, क्या कारण है। तो पहला देखिए काफ़ी बड़े मॉल बनाना, दूसरा दिया है कई प्रकार के परिवहन माध्यमों का एकीकृत केंद्र बनाना, तीसरा दिया है हवाई अड्डे बंद करना, और चौथा दिया है पुनर्विकास के लिए क्षेत्र बेचना। तो देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, हवाई अड्डे बंद करना बिल्कुल नहीं होगा, बड़े मॉल बनाना भी नहीं, बल्कि क्या होगा, कई प्रकार के परिवहन माध्यमों का एक ही केंद्र बनाना। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि MMLP यानी अलग अलग परिवहन माध्यम, रेल सड़क परिवहन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का महत्व देखिए किस लिए है, रेल सड़क पत्तन को जोड़ करके मॉल हैंडलिंग की लागत को घटाने और समय बचाने के लिए यानी सबको एकीकृत कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि समय भी बचेगी और पैसा भी बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में नेशनल हाईवे नेटवर्क को बढ़ाने का उद्देश्य कौन सा है। भारत में जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसको बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो पहला देखिए दिया है आर्थिक कनेक्टिविटी बढ़ाना और दूरी समय घटाना, दूसरा दिया है केवल विदेशी निवेश रोकना, तीसरा दिया है सड़क की संख्या गिनवाना, और चौथा दिया ड्राइविंग नियम बदलना। तो देखिए इसको बढ़ाने का उद्देश्य ड्राइविंग नियम बदलना नहीं, सड़क की संख्या गिनवाना नहीं, केवल विदेशी निवेश रोकना नहीं, बल्कि आर्थिक कनेक्टिविटी बढ़ाना और दूरी समय घटाना है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए।
आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार का मुख्य उद्देश्य जो है राज्यों और व्यापारिक केंद्रों के बीच कुशल गतिशीलता सुनिश्चित करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारतीय रेल में गेज रूपांतरण का प्राथमिक लाभ क्या है? यानी गेज रूपांतरण जो किया जा रहा है इसका प्राथमिक लाभ क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है रेखा का टूटना, दूसरा दिया है सिस्टम मानकीकरण से बेहतर गतिशीलता और अधिक भार वहन, तीसरा दिया है टिकट के दाम बढ़ाना और चौथा दिया है रेलवे नेटवर्क को घटाना। तो गेज रूपांतरण का प्राथमिक लाभ देखिए रेल नेटवर्क का घटाना नहीं है, टिकट के दाम बढ़ाना नहीं है, रेखा का टूटना नहीं है, बल्कि क्या है, सिस्टम मानकीकरण से बेहतर गतिशीलता को अधिक भार वहन योग्य बनाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि गेज कन्वर्सन से जो ट्रेनों की गति है वो बढ़ेगी, संपर्क और माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, अलग अलग गेज की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रमुख आयात निर्यात केंद्र पोर्ट जो है कौन सा है जो तेल आधारित सामग्री और कंटेनर दोनों को संभालता है? यानी भारत के सबसे महत्वपूर्ण आयात निर्यात केंद्र पोर्ट के रूप में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया कांडला, दूसरा दिया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तीसरा दिया मोरमुगांव और चौथा दिया हल्दिया। तो इस प्रकार के देखिए जो प्रमुख केंद्र है वो हल्दिया नहीं है, मोरमुगांव नहीं है, कांडला नहीं, बल्कि कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह, जिसको नौवा सेवा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? मुंबई में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि नौवा सेवा यानी जेएनपीटी जो है मुंबई के निकट सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है और यह व्यापक व्यापारिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया है, किस बंदरगाह को गहरे पानी का बंदरगाह कहा जाता है जो बड़े जहाज हैंडल कर सकता है? पहला ऑप्शन देखिए दिया है कलकत्ता का पुराना हब, दूसरा दिया है हैदराबाद अलीबाग, तीसरा दिया मुंबई नावा सेवा और चौथा दिया सिर्फ छोटे बंदरगाह। तो इस प्रकार का देखिए सिर्फ छोटे बंदरगाह नहीं होगा, हैदराबाद अलीबाग नहीं, कोलकाता पुराना हब नहीं, बल्कि मुंबई नावा सेवा। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि जीएनपीटी जैसे बड़े बंदरगाहों में गहरे पानी के टर्मिनल होते हैं जो बड़े कंटेनर और मालवाहक जहाज़ों को आराम से संभाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यह है, भारत में बंदरगाहों के विकास का क्यों महत्व है? यानी भारत में बंदरगाह क्यों विकसित किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए केवल पर्यटन बढ़ाने के लिए, दूसरा दिया वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा, निर्यात अवसर और आर्थिक विकास के लिए, तीसरा दिया मछली पालन घटाने के लिए, चौथा दिया स्क्रीन उत्पादन बढ़ाने के लिए। यानी कैसे किया जाना है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? पर्यटन बढ़ाने के लिए गलत, मछली पालन घटाने के लिए भी गलत, स्क्रीन उत्पादन बढ़ाने के लिए भी गलत, बल्कि क्या होगा आपका? वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा, निर्यात अवसर और आर्थिक विकास के बेहतरी के लिए इसको किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि बंदरगाह जो है लॉजिस्टिक्स को सक्षम बनाते हैं, निर्यात आयात घटाकर सस्ता करते हैं और जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से जोड़ते हैं। ठीक, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यानी पूछा जा रहा है जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में है? पहला ऑप्शन दिया देखिए उड़ीसा, दूसरा दिया तेलंगाना, तीसरा दिया गुजरात, चौथा दिया आंध्र प्रदेश। तो पारादीप बंदरगाह देखिए आंध्र प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तेलंगाना में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि पारादीप जो है उड़ीसा के तट पर स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक बंदरगाह है जो खास करके देखिए उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा भारतीय बंदरगाह लाल चंदन और कोयला निर्यात के लिए जाना जाता है? यानी लाल कलर के चंदन और कोयला का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो पहला देखिए दिया है नवरात्रि बंदरगाह, दूसरा दिया मामल्लपुरम, तीसरा दिया मुथालपट्टू और चौथा दिया विशाखापत्तनम। तो इस प्रकार का जो बंदरगाह देखिए नवरात्रि बंदरगाह नहीं है, मामल्लपुरम नहीं है, मुथालपट्टू नहीं, बल्कि कौन है? विशाखापत्तनम। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। आंसर डी। व्याख्या क्या होगा
कि विशाखापत्तनम बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह बहुउद्देशीय हैं। ये लाल चंदन और कोयले तथा भारी उद्योग निर्यात के लिए जाने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, राष्ट्रीय शिपिंग नीति के अंतर्गत बंदरगाहों का क्या उद्देश्य है। ठीक है, यानी अपने देश की जो शिपिंग पॉलिसी बनाई गई है उसका क्या बंदरगाहों का उद्देश्य है। पहला देखिए सक्षम लॉजिस्टिक्स और घरेलू शिपिंग को बढ़ाना। दूसरा दिया है राजनीतिक विभाजन बढ़ाना। तीसरा दिया है समुद्र तटीय विकास को रोकना। और चौथा दिया है मुक्त बंदरगाह नीतियों को रद्द करना। तो देखिए ये नहीं होगा, समुद्र तटीय विकास रोकना नहीं होगा, राजनीतिक विभाजन बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सक्षम लॉजिस्टिक्स और घरेलू शिपिंग को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि शिपिंग नीति का लक्ष्य जो है पोर्ट आधारित विकास, घरेलू समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सुधार करके व्यापार लागत को घटाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस बंदरगाह को सागरमाला योजना के अंतर्गत विकसित करने का प्रमुख लक्ष्य था। पहला ऑप्शन देखिए दिया कोई छोटे टर्मिनल नहीं। दूसरा दिया कई प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी सुधार पर जोर। तीसरा दिया बंदरगाहों को बंद करना। और चौथा दिया मुक्त व्यापार क्षेत्र हटाना। तो देखिए मुक्त व्यापार क्षेत्र हटाना बिल्कुल नहीं होगा, बंदरगाहों को बंद करना भी नहीं होगा, कोई छोटे टर्मिनल ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कई प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी सुधार पर जोर देना। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि सागरमाला का उद्देश्य जो है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और पोर्ट आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस बंदरगाह को भारत का पहला प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है मुंबई बंदरगाह, कोच्चि, विशाखापत्तनम, कोलकाता। तो देखिए भारत का पहला प्राकृतिक बंदरगाह जो माना जाता है कोलकाता नहीं, विशाखापत्तनम नहीं, कोच्चि नहीं, बल्कि मुंबई का जो नौवा सेवा बंदरगाह है वो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आंसर ए। व्याख्या क्या होगा, मुंबई के प्राकृतिक बंदरगाह ने ऐतिहासिक रूप से व्यापार संपर्क के लिए सुविधा दी और मजबूत रूप से समुद्री गतिविधियों का केंद्र रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, गैर प्रमुख बंदरगाहों का विकास कई कारकों से जुड़ा है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन और छोटे पोर्टों की क्षमता बढ़ाना। दूसरा दिया आंतरिक जल मार्गों को बंद करना। तीसरा दिया सिर्फ मछली पालन। चौथा दिया विदेशी बंदरगाहों को प्रशासित करना। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, विदेशी बंदरगाहों को प्रशासित करना नहीं, सिर्फ मछली पालन नहीं, आंतरिक जल मार्गों को बंद करना नहीं, बल्कि क्या होगा, स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन और छोटे पोर्टों की क्षमता को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि गैर प्रमुख बंदरगाह जो है छोटे और मध्यम व्यापारी गतिविधियों, रीजनल लॉजिस्टिक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें सशक्त करने से कुल समुद्री क्षमता जो है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पट्टन शहरों में किस तरह की आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं, यानी जो पोर्ट सिटी होते हैं वहां पे कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं। तो पहला देखिए दिया केवल कृषि। दूसरा दिया लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र। तीसरा दिया केवल पर्यटन। और चौथा दिया निर्यात पर पूरी बंदिश। तो पत्तन शहरों में देखिए निर्यात पर पूरी बंदिश नहीं होती, केवल पर्यटन नहीं, केवल कृषि नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और व्यापार और सेवा क्षेत्र में जो है गतिविधियां बहुत विकसित अवस्था में होती है। इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बंदरगाही क्षेत्र जो माल हैंडलिंग, गोदाम, प्रसंस्करण उद्योग और सेवाओं के विकास से संबंधित होते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुष्ट करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जनसंख्या से प्रश्न आपके हैं। अब इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है उसका प्रमुख कारक कौन सा है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए दिया उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। दूसरा दिया है केवल आयात नीति। तीसरा दिया है मौसम परिवर्तन और चौथा दिया है केवल शिक्षा।
तो देखिए इस प्रकार का जो प्रमुख कारक है केवल शिक्षा नहीं है, मौसम परिवर्तन नहीं है, केवल आयात नीति नहीं, बल्कि उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि पर जन्म दर और मृत्यु दर के बदलते पैटर्न का बड़ा प्रभाव होता है। स्वास्थ्य सुधार से मृत्यु दर घटती है, जबकि जन्म दर जो है यथावत धीमी कमी पर बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव में क्या शामिल है, यानी शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो होता है उसमें क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए रोजगार अवसरों की वृद्धि, दूसरा दिया सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि, तीसरा दिया ऊर्जा और आवास पर दबाव, अव्यवस्थित कृषि भूमि का ह्रास, और चौथा दिया धार्मिक गतिविधियां। तो शहरीकरण के देखिए नकारात्मक प्रभाव में देखिए क्या क्या शामिल है, रोजगार अवसर में वृद्धि नहीं, सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि नहीं, धार्मिक गतिविधियां नहीं, बल्कि ऊर्जा और आवास पर दबाव और अव्यवस्थित कृषि भूमि का ह्रास। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि तीव्र शहरीकरण से संसाधनों पर दबाव, ट्रैफिक, प्रदूषण और बुनियादी सेवा झंझट बढ़ जाते हैं और आसपास की कृषि भूमि खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है, जनसंख्या घनत्व कैसे परिभाषित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कुल क्षेत्रफल, दूसरा दिया प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति की संख्या, तीसरा दिया है सिर्फ जनसंख्या वृद्धि, और चौथा दिया है शहरीकरण की दर। तो जनसंख्या घनत्व को देखिए कुल क्षेत्रफल के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाता है, सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के आधार पर नहीं, शहरीकरण की दर के आधार पर नहीं, बल्कि प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति की संख्या। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। ठीक, आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका मतलब कुल जनसंख्या भागे कुल भू क्षेत्र यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो इसी को इसी के अनुपात के आधार पर निकाला जाता है। तो यह दर्शाता है कि किसी क्षेत्र में कितने लोग घनत्व में रहते हैं, यानी कुल क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है ज्यादा वृद्ध आबादी, दूसरा दिया कुशल कार्यबल का लाभ जब कामकाजी आयु की जनसंख्या अधिक हो, तीसरा दिया मात्र कम बच्चों की संख्या, और तीसरा दिया कृषि पर निर्भरता अधिक होना। तो जनसांख्यिकी लाभांश देखिए क्या होता है, कृषि पर निर्भरता अधिक होना नहीं, मात्र कम बच्चों की संख्या नहीं, ज्यादा वृद्ध आबादी नहीं, बल्कि क्या होता है कुशल कार्यबल का लाभ जब कामकाजी आयु की जनसंख्या अधिक हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जब एक देश में किशोरों और वयस्कों की संख्या अधिक हो और निर्भरता अनुपात कम हो, तब देखिए क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बढ़ती हैं और इसी को जनसांख्यिकी लाभ कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में महानगरों के विस्तार को क्या प्रेरित करता है, यानी भारत में जो महानगर हैं वो विस्तारित हो रहे हैं तो उसका प्रेरित करने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन देखिए औद्योगिक केंद्रीकरण, रोजगार अवसर और बुनियादी सुविधाएं, दूसरा दिया सरकारी बंदिशें, तीसरा दिया केवल पर्यटन, और चौथा दिया खेती की तीव्रता। तो इसके देखिए विस्तार को प्रेरित करने का कारण खेती की तीव्रता नहीं है, केवल पर्यटन नहीं है, सरकारी बंदिशें नहीं है, बल्कि क्या है औद्योगिक केंद्रीकरण, रोजगार अवसर और बुनियादी सुविधाएं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि अधिक नौकरी और बेहतर सेवाओं की चाह से ग्रामीण शहरी पलायन बढ़ता है और महानगरों का विस्तार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किसी शहर का मेट्रोपॉलिटन एरिया सामान्यतः क्या समाहित करता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है केवल शहर का केंद्रीय भाग, दूसरा दिया है शहर, उपनगर तथा परिधीय क्षेत्र, तीसरा दिया है केवल ग्रामीण क्षेत्र, और चौथा दिया है केवल औद्योगिक क्षेत्र। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जितने भी केवल केवल हैं वो नहीं होंगे, जो है ये उत्तर क्या होगा शहर, उपनगर तथा परिधीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक,
आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि मेट्रो एरिया में मुख्य शहरी निकाय के आसपास के उपनगरीय और परिधीय क्षेत्रों का भी समेकन रहता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए हम लोग अपने देश की राजधानी जो है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको दिल्ली एनसीआर बनाकर उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या पिरामिड किस जानकारी को दिखाता है, यानी जनसंख्या पिरामिड से कौन सी जानकारी पता चलती है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए क्षेत्रफल का वितरण, दूसरा दिया आयु लिंग संरचना, तीसरा दिया केवल जनसंख्या घनत्व और चौथा दिया मौसम का आंकड़ा। तो जनसंख्या पिरामिड से देखिए जानकारी मिलती है मौसम का आंकड़ा नहीं, केवल जनसंख्या घनत्व नहीं, क्षेत्रफल का वितरण नहीं, बल्कि आयु लिंग संरचना। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर एज और सेक्स के बारे में पता चलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं सॉरी इसका आंसर देखिए बी है। व्याख्या क्या होगा कि जनसंख्या पिरामिड जो है आयु समूहों और लिंग के अनुसार जनसंख्या का वितरण दिखाता है जिससे प्रजनन दर, मृत्यु दर और भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों का अंदाजा मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है नगरीकरण की दर मापने के लिए सबसे सामान्य संकेतक कौन सा है, यानी नगरीकरण को मापने के लिए किस संकेतक के द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है ग्रामीण स्थलों की संख्या, दूसरा दिया शहरी आबादी का प्रतिशत, तीसरा दिया है कृषि उपज और चौथा दिया है हवाई अड्डे की संख्या। तो नगरीकरण की दर मापने के लिए देखिए क्या है, ग्रामीण स्थलों की संख्या नहीं है, कृषि उपज नहीं, हवाई अड्डे की संख्या, बल्कि शहरी आबादी का प्रतिशत, शहर में कितनी आबादी है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि शहरीकरण का मापन जो है सामान्यतः कुल जनसंख्या में शहरी आबादी के अनुपात के रूप में किया जाता है। यह दर्शाता है कि समाज कितनी तेजी से शहरीकृत हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रक्रिया से नगरों में शहरी फैलाव होता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है नियोजित उच्च घनत्व विकास, दूसरा दिया बिना नियोजन के बाहरी विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन, तीसरा दिया है नदी बहाव और चौथा दिया है केवल औद्योगिक नीतियां। तो देखिए जिस प्रक्रिया से नगरों में शहरी फैलाव होता है केवल औद्योगिक नीतियों की वजह से, नदी बहाव की वजह से नहीं, नियोजित उच्च घनत्व विकास की दर से नहीं, बल्कि बिना नियोजन के बाहरी विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन की वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि शहरी फैलाव तब होता है जब शहर बिना समन्वय के फैलते हैं जिससे बुनियादी ढांचे पर दबाव और परिवेशी कृषि प्राकृतिक भूमि घटती है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें पूछा जाए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो पॉलिसी है उसका जो है यहाँ पर पर्पज पूछा जा रहा है, उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन दिया जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, दूसरा दिया है केवल जन्म दर बढ़ाना, तीसरा दिया है केवल शहरीकरण रोकना और चौथा दिया केवल औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा कि जितने केवल वाले हैं वो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो सही उत्तर क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि परिवार नियोजन का उद्देश्य जो है स्वस्थ परिवार बनाना, जनसांख्यिकी संरचना को संतुलित रखना और संसाधनों पर दबाव को कम करके आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। ये जो है आपका अंतिम प्रश्न था, यानी आज की क्लास का ये 30वां प्रश्न था और टोटल जो है इस सीरीज का 60वां था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने इन सारी व्याख्याओं को अच्छे तरीके से समझा होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी किया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखिए इसके आगे की और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।